हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इसका क्या रोल है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। हमारी दुनिया ने दो बड़े युद्ध देखे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ये क्यों हुए थे? मेन इनके पीछे जो रीजन था वो एक ही था कि आपस में जो इनके विचार थे, इनकी आइडियोलॉजी थी, वो टकरा गई थी, कंफ्लिक्ट हो गया था। इनके इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे थे, कंफ्लिक्ट हो रहा था, जिसके कारण ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि आधी दुनिया आपस में लड़ पड़ी। जब ये हुआ, ये चला था 1914 टू 1919। इसमें आधी दुनिया जब लड़ी थी, दुनिया लगभग कंगाल हो गई, बहुत दुख हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो बाद में देखा कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ऐसी सिचुएशन पैदा ही ना होने दे कि नौबत जंग तक, नौबत वॉर, लड़ाई तक आ जाए। तो इसके लिए क्या किया, इन सब ने मिलकर एक बनाया नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें क्या ज्यादा मेंबर नहीं थे और इसकी कुछ नीतियां भी कुछ ठीक, पॉलिसीज भी इसकी ठीक नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, एक और युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू लगभग 45 तक। अगर ये था तो ये दोबारा क्यों हुआ? मतलब इसका कोई रोल, इसका कोई रिलेवेंस नहीं था, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो सोचा गया कि ऐसा चाहिए, इसमें तो कमियां हैं, कुछ ऐसा चाहिए जो इससे भी मजबूत हो, जिसकी बात सब लोग माने। तो उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया हमारा आज का यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बना था 25 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ये बना था और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1946 को ब्रिटेन में। ओके, अब ये क्या है, कैसे काम करता है? इसका काम सिर्फ यही है कि ये जंग, लड़ाई, युद्ध, वॉर ना होने दे, या इसके कुछ और भी काम है? इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये कैसे काम करता है, आज अपने इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, अपने जितना हो सके डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि इस यूएनओ का रोल क्या है, इसका काम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब इनका जो प्रेम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ। देखो आजकल जो यूएनओ है उसको अब यूएन बोलते हैं, ठीक है, यूएनओ नहीं बोलते हैं। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको आजकल यूनाइटेड नेशंस ही बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका काम क्या है, इसके प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, इनका भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे बोलते हैं इसका चार्टर। ठीक है, ये आप याद रखना, इनका भी एक चार्टर है जिसमें हर चीज के बारे में बताया गया कि कैसे के क्या क्या काम करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, इसके अलग अलग जगह बने हुए हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अपने वो देखेंगे कि कैसे काम करते हैं ये। सबसे पहले जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये चाहते क्या है, इनका काम क्या है। तो सबसे पहले तो ये इनका जो इनको जो बनाया गया था यूएन को, उसका मेन कारण था कि वॉर, युद्ध ना हो। तो ये क्या करेगी, ये अब इसका जो पहला काम है वो है कि जो अपकमिंग जनरेशन है उसको युद्ध की, वॉर की भयानक
सैवेज जो इसका है युद्ध उससे बचाना। इसका पहला काम है कि सेव फ्रॉम कॉज ऑफ वार। जो युद्ध है, वॉर है, कितने खतरनाक है, उनको पैदा होने से रोकना। ऐसी सिचुएशन ही ना बनने देना कि कभी युद्ध हो। दो देश हैं वो एकदम से नहीं लड़ते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर की जो दूरियां बढ़ती हैं और वो एक युद्ध का, एक वॉर का रूप ले लेती हैं। ऐसा होने से पहले ही रोकना है, उनको समझाना है कि नहीं, हम पे लड़ाई नहीं करनी है। और क्या इसके अलावा क्या काम है? और से काम है, जैसे जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में जो लोग हैं, ह्यूमन हैं या इसके अलावा एनिमल्स हैं, जो भी जिंदा लोग हैं, जिंदा चीजें हैं, उनके राइट्स को बचाना। उनके साथ कहीं धक्का हो रहा है, कहीं भेदभाव हो रहा है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं उनके राइट्स ला रहे हैं, उसको बचाना। लोगों की डिग्निटी को बचाना, एक मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ का, वो इंश्योर करना। जैसे कि अपने अफ्रीका है, वहां पर लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो वहां तक खाना भी पहुंचाते हैं। वहां पर मेडिकल नहीं है तो मेडिकल फैसिलिटीज भी पहुंचाते हैं। ये सारा काम यूएन ही कर रहा है। इसके अलावा अगर कहीं पर ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अपने जादव हैं, अपने एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर जादव जी हैं, उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया। पाकिस्तान ने उनको डेथ पेनल्टी दे दी है, मृत्युदंड दे दिया है। अब यूएन की के अंदर एक कोर्ट आती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो देख रही है कि ये कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चार्जेस पाकिस्तान ने लगाए हैं उनकी कोर्ट ने वो गलत हैं, कहीं एक ऐसे निर्दोष आदमी को सजा ना हो जाए। मतलब ऐसी चीजें देखती हैं। और क्या देखती है? इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उनको ओबे करवाना, उनका पालन करवाना। जैसे मान लो बताया गया कि एक मान लो देश है, उसके वो एक समुद्र के पास है, सी के पास है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इसकी वो है, बाउंड्री है। उसके अंदर भी इस बाउंड्री में कहां तक कार्गो आ सकते हैं, कहां तक मिलिट्री वाले आ सकते हैं, कहां तक कौन आ सकते हैं, कितना टैक्स लगेगा, इससे दूर जाने पर क्या होगा। मतलब जो इंटरनेशनल ये ट्रीटीज है, या फिर एक देश है, ये समुद्र किसका होगा, इसके अंदर जो आइलैंड है वो किसका होगा, आइलैंड के पास का पानी किसका होगा, कौन सा पानी, कौन सा पैसेज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकती है, किसी एक देश का नहीं होगा। तो ऐसे जो ट्रीटीज हैं उसको ओबे करवाना, जो इंटरनेशनल रूल है उसको बनाना। इसके अलावा क्या है, जो सोशल चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे अफ्रीका में स्टारवेशन है, ठीक है, या फिर कुछ अच्छी चीजें करवानी है, उनको अपने स्टारवेशन को दूर करना है, या फिर मान लो कहीं पर अशांति है, जहां पर कहीं अनपीस नहीं है, यहाँ पर उसको ठीक करवाना है, तो लोगों को प्रमोट करना है ऐसे काम करने के लिए, उनको मोटिवेट करना है। ये काम भी यूएन का है, यूएन करता है ये काम, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यूएन के पास इतने सारे काम हैं, और ये तो है इसका ऑब्जेक्टिव, ये उसके प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। अब उसके एम भी है, यही है। अगर अपने बोल रहे हैं कि यूएन के एम क्या है, एम बोल दें, या उसके क्या है टारगेट, एम ऑफ यूएन। तो चार्टर 1 के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि यूएन के क्या क्या टारगेट हैं। पहला टारगेट तो इसका यही है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल रूल है, सिक्योरिटी है, उसको बनाना, जो इंटरनेशनल पीस है उसको बना के रखना। ये कोशिश करता है कि दो देश कभी भी आपस में ना लड़े, इस कंडीशन में ना आ जाए कि उनके बीच में युद्ध हो जाए। इसके अलावा क्या करता है, ये सभी देशों के अंदर एक फ्रेंडशिप को डेवलप करता है। इसके अलावा क्या करना है इसने, सोशल और एनवायरमेंट ग्रोथ करवानी है। ये नहीं है कि सिर्फ बस लड़ाई ना हो, इतने काम है। इसके अलावा जो बड़े बड़े देशों की डाइवर्सिटी है, जैसे जंगल है या उनके मोन्यूमेंट्स हैं,
उनको बचा के रखना, उनको प्रमोट करना, ग्रोथ कराने उनकी। या फिर क्या है, किसी देश में ये नहीं मान लो कोई दोष में किसी देश में लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर और बड़ी बुराइयां हैं, जैसे वहां पर रेसिज्म है, ठीक है ना, जैसे व्हाइट और ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि व्हाइट है या ब्लैक है, व्हाइट को ज्यादा प्रिविलेज मिल रहे हैं, ब्लैक को नहीं मिल रहे हैं, या किसी के कल्चर नीचे जा रही है, या फिर किसी की फ्रीडम खत्म हो रही है, या जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसी जो चीजें हैं, मतलब दुनिया को बढ़िया बनाना है, दुनिया को एक अच्छी रहने लायक जगह बनानी है। अब कई लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यूएन वर्ल्ड को स्वर्ग, हेवन बनाना चाहता है। ऐसा लगता है कि जो यूएन है वो वर्ल्ड को हेवन बनाना चाहता है, स्वर्ग बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने बताया है कि यूएन का काम वर्ल्ड को हेवन बनाना नहीं है, यूएन का काम है वर्ल्ड को हेल बनने से रोकना। ये दुनिया को स्वर्ग नहीं बना रहा, ये दुनिया को नर्क बनने से बचा रहा है, ये काम है यूएन का। ठीक है, अपने आगे देखते हैं कि इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। यूएन यूएन के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, अपन इसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसके प्रिंसिपल है वो है किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी, उसकी रिस्पेक्ट करना, चाहे वो इसका मेंबर है और चाहे वो इसका मेंबर नहीं है। किसी भी देश के अच्छे गुण हैं उसको फॉलो करवाना ताकि इंटरनेशनल पीस बनी रहे। मान लो कोई कंट्री, आज के टाइम में इसकी 193 कंट्रीज की मेंबर हैं, मान लो कोई कंट्रीज की मेंबर नहीं भी है, जैसे दुनिया में लगभग 230 प्लस देश हैं, अगर कोई कंट्री इसकी मेंबर नहीं है, ये नहीं है कि अब उसके साथ ऐसा कोई लेन देन नहीं है, वहां पर लड़ाई हो रही है, वहां पर सिविल वॉर हो रही है, वहां पर कोई दिक्कत आ रही है, तो ये कुछ नहीं करेगा। ये वहां पर भी, ये उनकी भी रिस्पेक्ट करेगा जो कंट्री इसकी मेंबर है या इसकी मेंबर नहीं है। इसके अलावा किसी देशों में आपस में झगड़ा हो रहा है, उन झगड़ों का जो निपटारण है उसको ठीक है, वो भी यही करेगा। इसके अलावा मान लो कोई देश है, उस देश की इतनी जमीन है, उसका इतना लैंड है, इस लैंड पर कोई और कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में कहेगा भी हाँ ये आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है ना, या इसका लैंड कोई और लेके जा रहा है, तो ऐसी चीजों को होने से ये रोकता है। कोई देश है वो गरीब है, कुछ किसी क्राइसिस में आ गया है, तो उसको हर पॉसिबल मदद, हर संभव मदद ये देते हैं। मान लो यहाँ पर बीमारियां फैल गई हैं, यहाँ पर दवाइयों की दवाइयां भेजते हैं, यहाँ पर कोई बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया, कोलैप्स हो गई है बिल्डिंग सारी, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हैं, उसके लिए कोई रिलीफ टीम भेजनी है वो भी भेज देगी, कोई यहाँ पर दवाइयों की शॉर्टेज आई है वो भी भेज देगी। मतलब हर टाइप की जो मदद कर सकती है दूसरे देशों से लेकर इनकी वो मदद करती है। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज क्या है, सारे काम करवाएगी देशों के अंदर कमी है, लेकिन किसी भी देश के जो इंटरनल मैटर है उसमें कभी भी ये इंटरफेयर नहीं करता। ये इसकी बड़ी बात है कि जो ठीक करेगा, लेकिन उतना ही जितना वो कंट्री अलाउ कर रही है। ये नहीं है कि धक्के से काम कर रहा है, धक्के से अंदर बढ़ रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो ठीक कर रहा है। मान लो किसी देश में सिविल वॉर हो रहा है, ये देश कह रहा है अपने आप में देख लूंगा तो कोई बात नहीं, अगर कहेगा कि हमें बचाओ ठीक करवा कर तभी आएगा, ये नहीं भी जबरदस्ती अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम है। तो इसके लिए इसके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूएन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो होती है इसकी जनरल असेंबली, ठीक है। उससे पहले अपने एक चीज और देखते हैं, मेंबर्स कि कौन कौन से कंट्रीज की मेंबर है। मेंबर्स ऑफ यूएन। तो जब यूएन बना था
तो 6 देशों ने मिलकर यूएनओ बनाया था, वही इसके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। इन कंट्रीज ने मिलकर यूएन को बनाने वाला वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो इनिशियली 51 कंट्रीज थी जो यूएन का पार्ट थी, ठीक है, वो इसके मेंबर थी। कोई भी कंट्रीज की मेंबर बन सकती है। धीरे धीरे मेंबर बढ़ते गए आज के टाइम में 193 मेंबर हैं इसके। और लास्ट बार मेंबर कब जुड़ा था? 2011 में साउथ सूडान इसका लेटेस्ट मेंबर है, इसका लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है। ये हो गए इसके मेंबर्स। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या ऐसा। तो इसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कंट्रोल रूम्स हैं इसके, मन समझ लो। तो सबसे बड़ा जिसका चीज है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है जनरल असेंबली, वो है जनरल असेंबली। देखिए, ऐसा शुरू में मानते होते थे, लेकिन आज के टाइम में इतना नहीं है कि जो यूएन है ना वो दुनिया की सरकार है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, ये ऐसा मानते थे। और ये क्या है? ये वर्ल्ड की पार्लियामेंट है। ये क्या है? ये वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, ठीक है। अब देखिए जनरल असेंबली क्या है? एक बड़ा सारा हॉल है, वहां पर लोग बैठते हैं। मतलब जो उसका ऑफिस है मेन, जो उसका मेन ऑफिस है, जो नए नए कानून बनाती है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करती है, उस देश में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, हर देश की बात सुनी जाती है। तो ऐसे हैं 193 मेंबर है ना, एक बड़ा सारा ऐसे हॉल है, उसमें 193 मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे होते हैं। हर कंट्री अपने मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भेज सकती है। अब ये जैसे पार्लियामेंट होती है ना, वैसे काम करती है, बहस होती है, डिबेट होती है कि क्या करना चाहिए, हर किसी को बोलने का मौका मिलता है। अब अपनी कंट्री अपने अपने मतलब समझदार लोगों को भेजती है, और 5 से ज्यादा लोग नहीं भेज सकते। अब इसका जो चेयरपर्सन होता है, या इसका जो प्रेसिडेंट है, एक वो होता है, वो जिसका प्रेसिडेंट है, ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो इसका प्रेसिडेंट है वो आमतौर पे कौन होता है? वो किसी छोटे देश का आदमी होगा, ठीक है ना। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, इनके लोग ज्यादातर नहीं बनते हैं, ताकि दुनिया में हर किसी को लीडरशिप का मौका मिले। जैसे स्पीकर होता है ना, स्पीकर लोकसभा में, राज्यसभा में, चेयरमैन, वैसे इनके भी होते हैं जो कहते हैं आप बोलो आप बोलो। तो एक होते हैं चेयरमैन, और उनका टेन्योर होता है 1 साल। तो दुनिया में सबसे पहले जो चेयरमैन इनके बने थे वो थे एम पॉल कूक, बेल्जियम के एम पॉल कूक सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन या चेयरपर्सन बने थे। ओके, इसके मेंबर होते हैं बहुत सारे कंट्रीज, हर कंट्रीज अपने मैक्सिमम 5 लोग यहाँ पर भेज सकती है। यहाँ पर अलग अलग बातों पर, दुनिया के मुद्दों पर, पीस पर चर्चा होती है, डिबेट होती है, बात करते हैं आपस में, और बताते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इसके लिए एक और आगे ऑर्गेनाइजेशन है, शांति के लिए, लड़ाई ना हो उसके लिए है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसको अपनी रिकमेंडेशन भेजती है। अब वो माने ना माने अलग बात है, लेकिन अपनी रिकमेंडेशन भेजती है कि दुनिया में ऐसा ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर दुनिया में सभी लोग, एक फॉर्म ऐसा, एक मंच ऐसा जहां पर कंट्रीज आकर अपनी बात रख सकती हैं, चाहे कोई छोटी कंट्री चाहे बड़ी है, सभी यहां पर एक बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं अपने इसके पावर और फंक्शन क्या है, इसके इस जनरल असेंबली के पावर और फंक्शंस क्या हैं।
पावर एंड फंक्शन। देखिए क्या है इसके पावर और फंक्शन। सबसे पहले इसमें जो काम है वो है इंटरनेशनल पीस लेकर आना। पहला इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस लेना। दुनिया में शांति रहे, दुनिया के देश आपस में ना लड़े, यही इसका मेन काम है। दूसरा काम है इसका इंस्पेक्शन करना। ये चेक करती है कि सभी देशों में जो लॉ है, कानून ढंग से फॉलो हो रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसके अलावा बजट भी पास करती है। देखो यूएन के बहुत सारे पार्ट हैं, यूनेस्को, वर्ल्ड जनरल असेंबली, WHO, WTO, बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे इसमें लोग हैं, कर्मचारी हैं। तो उसमें काम करने के लिए जो लोग हैं उसकी सैलरी है या इनका खुद का बजट भी है, तो बजट पास करने वाला काम भी यही होता है। इसके अलावा इलेक्शन है, जो इसके बहुत सारे मेंबर, उसके इलेक्शन है, किसी का प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर जज लगाने हैं, तो अलग अलग जगह इलेक्शन है वो भी यहीं से होते हैं। और दूसरा है कि यूएन के चार्टर में, इसके संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो यहीं से होगा 2/3 मेजोरिटी से। यहां से कुछ भी पास करना है तो 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी से कुछ भी पास नहीं होता। कोई भी रिकमेंडेशन भेजनी है सिक्योरिटी काउंसिल को तो वो यहीं से भेजी जाएगी। अब बारी आती है इसके, देखो एक तो ये है, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, अपने आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बताना जरूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 मेंबर हैं। दुनिया में सिक्योरिटी के लिए जो डिसीजन लेने वो यही लेती है, सभी बड़े डिसीजन सिक्योरिटी के यही लेती है। तो सिक्योरिटी के डिसीजन लेने के लिए जो रिकमेंडेशन है पूरे देशों से वो ये भेजती है। अब ये माने ना माने इसकी मर्जी है, ठीक है। तो अब आते हैं सेशंस इसके। अब मान लो इन्होंने कुछ पास करके भेज दी, अब इसके अंदर 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट है और 10 हैं नॉन परमानेंट है। इनमें से अगर एक ने भी कह दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, मतलब वीटो लगा दिया, तो वो चीज क्या होती है? फेल हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन में वो फेल नहीं होती है, अपने उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको पता लग गया कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। इसमें एक होते हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन, और 17 होते हैं वाइस चेयरमैन। 17 होते हैं वाइस चेयरमैन। उस 17 में से 10 तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 7 वहां पर जो परमानेंट कमेटीज हैं उनके मेंबर हैं, ठीक है। अब अपने देखते हैं इस जनरल असेंबली के जो सेशंस हैं वो कैसे होते हैं। देखिए सेशन कब होता है इसका सेशन साल में एक बार करवाना जरूरी होता है, और वो सेशन कब होता है? सितंबर के 3rd ट्यूसडे को। हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार को इसकी बैठक, इसका सेशन होता है। लेकिन कई बार इमरजेंसी आ जाए, कभी कहीं पर युद्ध लगने वाला है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर इसकी एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर, ये काम सबसे पहले 1950 को हुआ था, तो इमरजेंसी में इसकी एक मीटिंग बुला सकते हैं जिसमें कोई चर्चा कर सकते हैं। और इस मीटिंग को सिक्योरिटी काउंसिल वीटो से भी नहीं रोक सकती। अगर इसने कह दिया कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है तो इमरजेंसी सेशन आएगा, ताकि क्योंकि वर्ल्ड में पीस रखनी है, कोई दिक्कत हो गई है, मान लो उसमें से पीस ना बनाने में वो 5 में से एक मेंबर है उसके अंदर है, वो बनाने नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। शांति बनाए रखने में मीटिंग कर सकते हैं, पास करे ना करे बात की बात है, लेकिन मीटिंग अगर इमरजेंसी में करनी है, सेशन बुलाना है 24 आवर्स में, तो बुला लेंगे, इस पे कोई वीटो पावर नहीं चलेगी। ये इसकी मेन बात है, ठीक है। अभी अपने पढ़ा जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली बहुत सारे काम करती है, सिक्योरिटी पर भी काम करती है, अलग अलग काम करती है, देशों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं उस पर ये काम करती है। अब जनरल असेंबली अपनी को रिकमेंडेशन करती है तो 2/3 से पास करके इसको भेजती है एक और के पास, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूएन का, ठीक है। अब
ये सिर्फ रेकमेंड कर सकती है कि ऐसा करो, सुझाव दे सकती है, लेकिन मानना ना मानना वो इसकी मर्जी है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? ये हो गया। अब ये देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। अब सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने पढ़ते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, जीजे मैगॉग ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में शांति बनाने के लिए, पीस मंडाने के लिए दुनिया में, और वॉर को रोकने के लिए जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मैंडेटरी कोई चीज है तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ही है जिसने दुनिया में बहुत सारे युद्ध, वॉर रुकवाए हैं। अगर ये ना होती तो दुनिया में शांति नहीं होती। तो हम पढ़ेंगे अभी इसी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके होते हैं 15 मेंबर्स। 15 में से 5 होते हैं परमानेंट और 15 होते हैं टेम्परेरी। सॉरी 10 होते हैं टेम्परेरी। अब 5 परमानेंट हैं, वो परमानेंट रहते हैं। इनके पास वीटो पावर भी होती है। अभी 5 कौन कौन से हैं? अभी आपको बताया था, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और चाइना। ये 5 मेंबर हैं। इनके पास पावर इनसे बहुत ज्यादा है। इनके पास एक वीटो पावर है कि किसी चीज को ना कह सकते हैं। इसमें कोई चेंज करना तो उसको ये ना कह सकते हैं। एक ने ना कह दी तो सभी को माननी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई चीज पास हो गया, ये कि ऐसा बना ले, कोई जनरल असेंबली से पास हो गया, ये ऐसा कोई कानून है वो बना ले, सभी ने हाँ बोल दिया, एक ने ना बोल दिया तो पास नहीं होगा। जैसे इंडिया कब से चाह रहा है कि मैं इसका मेंबर बन जाऊं, तो मान लो ये सभी कह रहे हैं 1 2 3 4, सभी ने कहते हाँ बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कह दिया नहीं बनना तो नहीं बनेगा। तो वीटो पावर आई होती है। वीटो पावर सबसे बड़ी पावर है। आज तक लगभग 298 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखते हैं कि 10 टेम्परेरी मेंबर के बारे में। इनका टेन्योर होता है 2 इयर्स। अब ये 10 के 10 एक ही जगह से नहीं आ जाते, इनको बांटा गया है कि एशिया से कितने आएंगे, यूरोप से कितने आएंगे, अफ्रीका एशिया से कितने आएंगे और अमेरिका से कितने आएंगे, ठीक है ना। ये सारा बांटा गया। अभी अभी इंडिया भी इसका टेम्परेरी मेंबर बना है 2021-22 के लिए, ठीक है। ये है। अब आगे है इसके जो पावर है, इसके फंक्शन है वो क्या है, ठीक है, वो देखते हैं अपनी। पावर तो देखो यही है, पावर और फंक्शन तो कि इसके पास पावर है कोई भी चीज पर वीटो लगाने की। कोई चीज असेंबली से पास होकर आई है तो ये उसको रोक सकता है, नहीं रोकेगा तो पास हो जाएगी। इसके पास ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में कंट्रीज हैं वो सुपर पावर्स हैं। उनके पास सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर है, सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं ये देश। तो है क्या, अब इन ये देशों की बात सभी लोग मानते हैं। किसी जगह युद्ध होने वाला, लड़ाई होने के चांस है तो ये वहां पर जाकर उनको रुकवा सकते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्या है, एक इनका क्रिटिकल पॉइंट भी है इनका, क्या है कि कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन ये तो है नहीं जब से यूएन बन गई दुनिया में लड़ाई हुई नहीं। इंडिया की कितनी बार होगी, 3-4 बार होगी। हर कंट्री की दूसरी कंट्री से, इजराइल की हो चुकी है, खुद अमेरिका की हो चुकी है जो इसका मेंबर है। तो कितना भी हो जाए, लेकिन ये कुछ बड़ी लड़ाइयां रोकने में नाकामयाब हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई है। वर्ल्ड वॉर 3 जैसी जो भयानक युद्ध है जिसमें सारी कंट्री आपस में लड़ सकती थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा रोकने में कुछ हद तक कामयाबी हुआ है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। थोड़ा पानी पी लें।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो क्या है ये, एक दुनिया में ना दुनिया की कोर्ट भी है जो दुनिया के फैसले करती है, वो यही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम क्या है, आर्टिकल 92 में इसके बारे में बताया गया है। इसका काम यही है कि सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है। कोर्ट का काम आपको पता है क्या होता है, वही काम इसका है। इसके अंदर क्या होते हैं, 15 जज होते हैं, ठीक है। हर जज का टेन्योर होता है 9 ईयर्स होता है। अब ये नहीं कि सारे जज एक साथ बदल देंगे, हर 3 साल बाद 5 जज रिटायर होंगे और उनकी जगह नए आ जाएंगे, फिर 3 साल बाद 5 रिटायर नए, फिर 3 साल बाद 5, मतलब ऐसे होते हैं, एक साथ साथ नहीं हटते। अब ये जज कौन होते हैं, ये जज दुनिया में कोई भी किसी भी कंट्री से हो सकते हैं जो वहां पर एथिकल अच्छे हैं, उनको अच्छी नॉलेज है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की और दुनिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी नॉलेज है, वो जज बन सकते हैं, ठीक है। अब और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जो मेन बात ये है कि ये जो जज है ना, वो मान लो यहां पर कोई जज आ गया, जैसे वो जज है इंडिया, मतलब आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया के एक जज यहां पर लगे हुए हैं, वो है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी। अब ये नहीं है कि ये जज यहां पर है तो वो इस कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं नहीं, वो एकदम किसी भी तरीके से बायस नहीं होंगे अपनी कंट्रीज के लिए। मान लो इंडिया के खिलाफ कोई केस आता है तो ये नहीं दलवीर भंडारी इंडिया से है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो इंटरनेशनल कोर्ट के जज हैं, ठीक है। ये भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसके अलावा आपको पता लग गया कि इसका इलेक्शन कैसे होता है, इनका टेन्योर कितना होता है। आगे चलते हैं, अब इनके काम क्या है, इनके जो पावर हैं, इनकी जो जुडिशरी है वो क्या है, पावर जुडिशरी क्या है। एक तो जो सबसे बड़ी पावर है इसकी, वो है इसकी 3 टाइप की पावर है। एक है ऑप्शनल, एक है कंपल्सरी और तीसरी है एडवाइजरी। इसकी 3 टाइप की पावर है। ऑप्शनल का मतलब ऐसे है जो ये करे ना करे इसकी मर्जी है, जैसे किसी देश के अंदर के मामले हैं, अगर वो यहां पर आके देश कहना चाहता है कि इसको सॉल्व करो, करे ना करे इनकी मर्जी है। कंपल्सरी कौन सी है, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है तो वो इनकी मर्जी है, वो कंपल्सरी पावर है इनकी, वो इनको करना पड़ेगा क्योंकि इसीलिए बैठे ये। एक एडवाइजरी, किसी कंट्री को एडवाइजरी चाहिए, जैसे अपने देश में ना एडवाइजरी वैसे ही काम करती है, ठीक है ना। तो इसमें इतना कुछ डिटेल में और नहीं है, बहुत है। आगे देखते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब सारे काम इंटरनेशनल कोर्ट के जिम्मे नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 में 6 अलग अलग काम बताए गए हैं, अलग अलग पावर्स बताई गई हैं कि इसका भी कैसे कंट्रीब्यूशन है हर काम करने में, ठीक है ना। मतलब एक काउंसिल बना देंगे मेंबर्स की, जो जैसे अपने होती है ना, जैसे अपने संसद में पार्लियामेंट में होती है ना, ऐसे एक कमेटी होती है, वैसे ही कमेटी है यूएन की जो अलग अलग काम करती रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यूएन का और क्या रोल है। यूएन का इकोनॉमिकल एंड, इसकी एक होती है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ये क्या है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल क्या है। जो यूएन है, देखिए अगर लेक्चर लंबा हो जाए तो आप 2-3 बार में देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिकल, देखो दुनिया की इकोनॉमी और उसको सोशली अच्छा करवाना है, इसके लिए इसके अंदर बहुत सारी काउंसिल्स हैं, जैसे WTO है, ये अलग अलग छोटे देशों को लोन देते हैं ताकि आप आगे आ जाओ, उनके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। आगे है
सेक्रेटेरियन ऑफ जनरल असेंबली। तो देखिए इसके जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं। हर कंट्री अपने 5 मेंबर्स आगे भेज सकती है। तो इतना सारा काम होता है, इतने सारे इनको एम्प्लॉयज चाहिए ना, तो क्लर्क चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, अलग अलग इनको ऑफिसर चाहिए। तो यूएन के अंदर इतने सारा काम करने के लिए लगभग 30,553 30,553 वर्कर्स हैं जो यूएन का काम चलाते हैं, वो इसकी सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और एजेंसीज भी हैं, आपको मैं उसके नाम बताता हूं क्या कौन सी हैं, थोड़ा सा उनको ब्रीफली बता भी दूंगा। आपके सिर्फ नाम है सिलेबस में, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं क्या क्या है। कुछ और एजेंसीज भी हैं जैसे यूनेस्को। यूनेस्को का काम है जो दुनिया की हेरिटेज साइट्स हैं या कल्चरल साइट्स हैं उनको सिक्योर करना, जैसे ताजमहल हो गया है ना, लाल किला हो गया, या फिर इजिप्ट के पिरामिड हो गए ना, ऐसी चीजों की सिक्योर करके रखती है। और क्या हो गया, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए गाइडलाइन लेके आना, कैसी दवाई बननी है, मतलब इन चीजों में काम करना। या फिर जो देश गरीब है वहां पर वैक्सीन पहुंचाना, पोलियो है जहां पर, वहां पर पोलियो खत्म करने के लिए ऐसे चलाना अभियान, ऐसे काम करती है। इसके अलावा WTO, वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया में ट्रेड ठीक से काम करे, हर देश को ट्रेड करने का मौका मिले, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं कि यूएन का रोल क्या रहा है वर्ल्ड पीस में। रोल ऑफ यूएनओ, एक तो जब से यूएनओ बना है, ठीक है, इसके बाद भी युद्ध हुए हैं, लेकिन इतने बड़ा, इतने भयानक, इतने सेवर वॉर नहीं हुई है जितनी हो सकती थी। ठीक है ना, ठीक है, कुछ हद तक ये नाकामयाब रहा है, लेकिन कामयाब भी बहुत रहा है। बहुत सारे वर्ल्ड पीस इफेक्ट इसने किए हैं, वर्ल्ड पीस की बहुत सारी चीजें हैं जो इसने इफेक्ट की हैं। इसके अलावा सिर्फ वर्ल्ड पीस ही नहीं है, जैसे अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे थे, स्टारवेशन थी, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत चीजों की कमी थी, मेल न्यूट्रिशन था वहां पर, तो उसको इसने रेगुलेट किया है। जिस कंट्रीज में ऐसे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती थी वहां पर वैक्सीनेशन का काम किया। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। किसी देश में अपनी सिविल वॉर होगी तो वहां पर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं, ऐसे काम किए हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ईरान में लड़ाई हो गई है, ग्रीक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अपने जम्मू कश्मीर के मामले में कहा कि इनका इंटरनल मामला है, ये किसी कोर्ट में नहीं जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया का मामला हो गया, ठीक है, ऐसे जो मामले हैं। या फिर कोंगो में क्राइसिस हो गया था। कोंगो में क्या, वहां के लोगों ने, वहां के अंदर लड़ाके थे, वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिविल वॉर चालू कर दी, तो उससे निपटने के लिए अलग अलग देशों से पीस कीपिंग फोर्स मंगाकर वहां पर भेजी है। इंडिया ने भी फोर्स भेजी है। तो इस टाइप से यूएन ने काम किया है। अब इसका रेलेवेंस तो यही है कि यूएनओ काफी हद तक कामयाब है, लेकिन आज के टाइम में इसका जो रेलेवेंस है वो कम हो रहा है, लोग इसकी बात कम मान रहे हैं, क्योंकि इसके जो परमानेंट मेंबर्स है ना, परमानेंट मेंबर, देखो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल सबसे बड़ी है, एक तो उसमें 15 लोग ही हैं, तो उसको बढ़ाकर 25 किया जाना कह रही है। एक सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर 5 ही हैं, तो इतने 5 इतने कम क्यों हैं? अफ्रीका का कोई मेंबर नहीं है इसके अंदर, क्यों? इतना बड़ा कंटिनेंटल है, वहां का कोई मेंबर नहीं है। तो ये चीजें इसमें जरूरी है, कुछ रिफॉर्म करने जरूरी है ताकि इसके अंदर लोगों का विश्वास बना रहे। तो ये था इस लेक्चर का एंड। उम्मीद है आपको समझ आया हो, अगर ना पता लगा हो तो थोड़ा सा 2-3 बार में देख लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।